शाराम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल त्रिलोक के इंटरव्यू में। आज के मेरे खास मेहमान है रतलाम जिला के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जी भरावा। जय श्याराम भैया। जय श्याराम। आपको और आपके चैनल को के दर्शक जितने भी सबको नमस्कार। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे परिवार के लोग खेती किसानी का काम है मेरा, और कई बाकी परिवार के सभी सदस्य बिजनेस भी करते हैं, व्यवसायिक लोग हैं। राजनीति में कैसे आना हुआ या आपको राजनीति में कौन लाया? राजनीति में मैं यहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर था 9 बरस से। तो जब पत्रकार होते हुए मुझे जन समस्याओं से सामना करना पड़ता था। कई लोग मुझसे आशा रखते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो लोकतंत्र में जो लोग बैठे थे, चाहे वो कांग्रेस में हो बीजेपी में, उनसे मैं उन पर दबाव बनाकर या उनके जो गलत काम करते थे उनके खिलाफ अखबार में छाप कर भी मैं लोगों से वो काम कराता था। तो धीरे धीरे उन लोगों के साथ कनेक्टेड होते हुए मैं कांग्रेस के साथ राजनीति में धीरे धीरे जुड़ गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के आप प्रबल दावेदार माने जाते हैं। क्या लगता है पार्टी आप पर भरोसा करेगी? पार्टी भरोसा तो करती है, कर ही रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी में मैं यूथ कांग्रेस में था, जब भी मुझे पद दिया था, नगर परिषद में टिकट भी दिया गया। फिर उसके बाद अभी मैं वर्तमान में जिला पंचायत में हूँ सदस्य, तो मुझे अभी भी टिकट दिया, मैं चुनाव जीता। मुझे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का महासचिव बनाया, सचिव बनाया, अभी मुझे नीमच का प्रभारी बनाया। इसलिए कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे विश्वास है मैं एक कर्मशील कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और कार्यकर्ता अपने रूप में होकर एक आंदोलनकारी नेता के रूप में मुझे जाना जाता है, क्योंकि मैं जन समस्या को लेकर मैं आंख में आंख डालकर अधिकारियों से बात करने की ताकत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ। इसीलिए मुझे पार्टी मुझ पर भरोसा करती है। अगर कोई नवयुवक राजनीति में आना चाहे तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए या उसने किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल निश्चित है, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवाओं को आगे आने के लिए अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, तो वो सदस्य बने। हर जगह हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंच रहा है और युवाओं को जोड़ रहा है, तो उनको सदस्य बने। और दूसरा ये है कि आपको कॉलेज लाइफ से ही एनएसयूआई के माध्यम से कांग्रेस में आपकी एंट्री होनी। नामली नगर परिषद के निर्दलीय अध्यक्ष बने, आपके सामने क्या चुनौतियां थी? मुझे नामली नगर परिषद का अध्यक्ष गांव की जनता ने बना दिया, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में दोनों दबंग जो वर्षों से अपनी पीठ जमाए हुए थे दोनों पार्टी में, वो उन लोगों को टिकट मिला। गांव की समस्याओं को देखते हुए गांव के लोगों ने मुझे, मैं जो एक पत्रकार के रूप में जाना जाता था और मैं समस्याओं को, मुद्दों को उठाता था और वो उनको हल कराता था, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। मुझे गांव की जनता ने सारा पैसा खर्च करके चुनाव मुझे लड़ाया और मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनते ही मेरे सामने एक चुनौती थी कि यहाँ कोई व्यक्ति आता था तो रोड पे आप निकल नहीं सकते थे, कम से कम आपको 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ कीचड़ से भरा हुआ शहर था, गड्ढों से भरा हुआ शहर था। यहाँ पानी की ये स्थिति थी कि 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लोग आधे समय नौकरी करते थे, धंधा करते थे, आधे समय को कारवा वगैरह जो रहते हैं डिब्बे, वो लेकर खेत कुओं से पानी लाते थे। हमारी गांव की महिलाएं कपड़े धोने के लिए आसपास खेत कुओं जाती थी। ये स्थिति बन गई थी कि हमारे नामली में पानी की समस्या एक विकराल रूप था और हमारे गांव में कोई लड़की देना पसंद नहीं करता था कि भैया यहाँ तो पानी के लिए लड़की क्या व्यवस्था है। पर मैंने उस चुनौती को बहुत ताकत से स्वीकार किया, और जब मैं नगर परिषद में था और हम पानी का टैंकर लेके जाते थे तो मुझे 2 पुलिस वाले साथ में लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पर पानी के जैसे ही टैंकर पहुंचता था लोग आपस में लड़ मरते थे अगर जिसको पानी नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे हमने उसका प्रयास करते हुए हमने आसपास क्षेत्र में नामली प्रॉपर में पानी की डीप बहुत ही 700 फीट तक अगर अपन बोर करते थे तो पानी नहीं आ रहा था। हमने आसपास मेवासा के आसपास हमने ट्यूबवेल कराया और वहां से हमने सेमवेल बनाकर पानी की सप्लाई यहाँ पे करी। दीप्ति गौड़ मुखर्जी कलेक्टर मैडम थे उस टाइम, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कलेक्टर थे, उन्होंने भी सहयोग किया। फिर हमने 40 बीघा जमीन में जन भागीदारी के माध्यम से, सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया, हमने जन भागीदारी के माध्यम से उसको तालाब को बनाया और उसका स्टॉप डैम बनाने के लिए कलेक्टर महोदय ने 10 लाख रुपए दिए थे और उसका स्टॉप डैम बनाया। आज वो 40 बीघा का तालाब हमारे आसपास के क्षेत्र में, प्रॉपर नामली तो ठीक, आसपास क्षेत्र में किसानों के लिए भी लाभान्वित हुआ कि वो पानी का रिसाव होता है उसमें और पानी का जो जाता है इकट्ठा होता है जमीन में, तो उससे हमें अब कोई पानी की समस्या नहीं। तो वो चुनौती स्वीकार करके हमने उस पानी की समस्या को हल करा। वर्तमान में नामली के लिए क्या समस्या है? फिर उसके बाद मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा विस्तार से कि खड्डे की स्थिति थी। हमने
ग्रीन नामली, क्लीन नामली का एक नाम दिया था, और उसके बाद मैंने गांव में पूरे गली मोहल्ले से लगा रोड तक सीसी रोड बनाए, एक भी जगह धूल रहित पूरा नगर किया। कहीं पे भी आपको अगर 3 फीट की भी गली है तो उसको आपको सीसी रोड मिलेगी नामली में, आप किसी भी मोहल्ले में आके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने उसको ग्रीन नामली का नाम दिया। तो हमने जो मध्य प्रदेश में मलाज खंड में जैव विविधता का गार्डन है और एक नामली में है, तो उसका जैव विविधता का गार्डन है जिसमें 470 तरह के प्रजाति के पौधे जो कई तरह की बीमारियों का हल है। तो कई आयुर्वेदिक संस्थाओं से हमने संपर्क किया और वहां से वो बीज लाके उपचार करके हमने वो गार्डन बनाया, एक किलकारी गार्डन बनाया जो रतलाम के लोग यहाँ पे आते हैं देखते हैं। और उसमें मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने भी अवार्ड दिया, दिल्ली की सरकार ने भी अवार्ड दिया। फिर हमने अवेयरनेस लाए, घर घर कचरा कलेक्शन, जो ये वर्तमान में भी जो चल रहा है, इसको हमने 2009 में घर घर कचरा कलेक्शन का कंसेप्ट दिया था और हमने घर घर गाड़ी ले जाने का काम किया था। उस टाइम पे चुनौती थी, लेकिन मैं स्वयं और मेरी टीम सुबह 6 बजे उठ के हम लोगों के यहाँ जाते थे, लोगों को समझाते थे कि कचरा आप रोड पे मत फेंको, आपको गाड़ी में डालना है। तो ये गीला कचरा सूखा कचरा का जो हमने ये लाया था, हम 2009 में लाए थे, यही हमारा फार्मूला मध्य प्रदेश से लगा के दिल्ली तक पहुंचा। और उस वक्त उस कचरा कलेक्शन में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जबकि मैं कांग्रेस का था, उसके बाद भी मुझे सरकार ने हैदराबाद में 70 देशों का जो एक हुआ था सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार के खर्चे से भेजा था और मैंने वहां पे इसका घर घर कचरा कलेक्शन का और अवेयरनेस पे हमने प्रेजेंटेशन दिया, जो 70 देश के लोगों ने उसको सराहना दी। ये किस समय की बात कर रहे हैं सन की? ये हमारा है 2009 के बाद के समय की बात है, 2009 के मतलब 2000। आप नामली से केदारेश्वर कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, सवाल यह कि कांग्रेस पे एंटी हिंदू होने का आरोप लगता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आरोप कौन लगाते हैं? भाजपा के लोग लगाते हैं। जो जितना हिंदूवादी और हिंदू धर्म का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, देश में कोई नहीं कर सकता। छोटे गांव में भी अगर आप देख लेना, गांव का अगर सरपंच है या यहाँ का पटेल है कांग्रेस का, तो वहां का अगर कोई सुंदरकांड से लगा के वहां पे अगर यज्ञ हो रहा है तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग कांग्रेस का कार्यकर्ता लेता है, और वो चंदा भी देता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा, बीजेपी के लोग चंदा भी नहीं दे सकते। भाजपा के लोग तो भगवान राम के नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं, भगवान के नाम से हमेशा गौ माता के नाम से भाजपा के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। कभी कांग्रेस के लोगों को आपने चंदा इकट्ठा करते हुए देखा है? भगवान के नाम से, गौ माता के नाम से या किसी मंदिर के नाम से कांग्रेस वाला कभी भी चंदा इकट्ठा नहीं। कांग्रेस वाला तो देता है। तो धर्म की बात कांग्रेस वाले से कभी भी बीजेपी वाले नहीं कर सकते। केवल बीजेपी वाले नए लोगों को गुमराह करते हैं और धर्म के नाम से चंदा भी वसूली करते हैं और चंदे का हिसाब भी नहीं देते हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती। मैंने केदारेश्वर यात्रा मैं 18-19 साल से निकाल रहा हूं, मेरी स्वयं की यात्रा नहीं है, भोले बाबा की यात्रा है और पूरे गांव के लोगों की आस्था है, आसपास के कम से कम 10-12 गांव के लोगों की आस्था है। वर्षों चल रही है, उसमें सभी 10-12 हजार लोग सम्मिलित होते हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं। सभी का जो सहयोग होता है वो सहयोग नहीं देते हैं। कोई मैं मेरे जेब से पैसे नहीं लगाता हूँ, ना कोई किसी सरकार से हम सहयोग लेते हैं। हम उसमें गाँव के लोग, हमारे आसपास के लोग उसमें सहयोग करते हैं, अपनी अपनी जो भूमिका होती है धर्म प्रति वो करते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसी प्रकार हमने कई जगह हमने ये कथा करवाई है, हमने भजन संध्या करवाई है। जहां पे भी कोई कार्यक्रम होता है, मंदिर बनता करता है, यज्ञ होता है, भंडारा होता है, तो कांग्रेस के लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और चंदा भी देते हैं। बीजेपी के लोग चंदा लेते हैं, तो बीजेपी के वाले लोग हमको कहेंगे कि हिंदू धर्म के विरोधी हमें उनसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जो शीर्ष नेटवर्क है, हाँ, और अब जिला नेटवर्क है, इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि पुजारी पाखंडी होता है, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं भगवा आतंकवादी है। पी चिदम्बरम साहब संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद से देश को खतरा है। तो हिंदुत्व से एक ऊपर से नैरेटिव सेट आता है कि आप कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हालांकि जो स्टेट लेवल की जो बॉडी होती है वो हिंदू समर्थित दिखती है, तो ऊपर से जो स्टेटमेंट आता है उससे कहीं ना कहीं हिंदू भी आहत होता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? एक बात बताओ, शीर्ष नेतृत्व की बात करते हो, दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हो आप। दिग्विजय सिंह, नर्मदा पद यात्रा किसने निकाली? कौन गया? दिग्विजय सिंह। तो बीजेपी का एक नेता का नाम बता दो। आप सिंह जी ने निकाली थी। शिवराज सिंह जी पैदल गए, सरपत्नी गए, निकाली यात्रा क्या निकालनी? अगर जब आपके मन में, अगर आप सच्चे धार्मिक हो और आपके मन में भावना है तो आप बनो ना। दिग्विजय सिंह गए, पद यात्रा निकाली। इस प्रकार से मैं कांग्रेस के 10-15 नेताओं का नाम बता दूंगा, आपके अभी समय कम हो जाएगा कि जो कांग्रेस के लोग कितनी यात्रा निकालते हैं, कितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन कौन सी जगह कितना बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो बात करें, ये केवल भाजपा के लोग फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी भी नहीं बोल सकते हैं। राहुल गांधी भी एक धार्मिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो धर्म को समझता है, लेकिन उसको गलत तरीके से लोग कहते हैं। वो ये कहता है कि धर्म जरूरी है लेकिन प्रगति जरूरी है।
देश को प्रगति से भी काम है, तो युवाओं को पढ़ाना, युवाओं को आगे लाना, ये उसकी सोच है। अब आप उसको लड़की छेड़ते, ये बात मैंने तो कहीं नहीं सुनी। हो सकता है भाजपा के लोगों को सपने में दिखता है, राहुल गांधी की दिखता है। बयान आया था कि पुजारी पाखंडी होता है, गलत बात है। अगर ऐसा आप जो बोल रहे हैं कि इसमें यह भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू विरोधी बयान देते हैं, जबकि कांग्रेस है हिंदू समर्पित। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनाई है, और बीजेपी के लोग गौशाला के नाम से 4 लेन पे खड़े रहते हैं, उनके कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, वसूली करते हैं। और कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला मध्य प्रदेश बने, अगर 5 साल पूरे रहते तो गौ माता सड़क पे नहीं घूमती। ये है कांग्रेस और बीजेपी का विचारधारा। आज सबसे ज्यादा अगर गौ मांस का अगर व्यापार हो रहा है तो मोदी जी की सरकार में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए जो गौ माता की तस्करी करने वाले लोग, जो गौ माता का मांस बेचने वाली कंपनियां, उनसे वो चंदा लेते हैं। तो आप बताओ कहां है विरोध? के इस सवाल से मेरा एक सवाल निकला है। केरल में एक जिला बॉडी के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने सड़क पर गौ माता की मास्क का पार्टी बनाया था। 5-7 साल पुरानी बात है, पूरा माइंड में नहीं है। और उसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था, जिला बॉडी का बीफ पार्टी करी थी, काफी चर्चा में रहा था, पूरा नेशनल इशू बना था। तो देखो, खैर मेरे वो उसके बारे में मैं ज्यादा आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा उस पर इतना संज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये भाजपा को एक केरल का व्यक्ति मिल गया, भाजपा को जो गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं, भाजपा के लोग मिलकर जो कारोबार चलवा रहे हैं। आज बुच्चड़ खाने गुजरात में कितने हैं, सरकार किसकी वर्षों से, तो कौन चलवा रहा? अगर मध्य प्रदेश या गुजरात का अगर सीएम होता है और वहां पे कोई अवैध कारोबार हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश में कितनी गाय की ट्रकें रोज जा रही, रोज देख रहे हो आप, रोज 8 लेन से इतनी ट्रकें निकल रही, तो किसके संज्ञान में निकल रही, किसके नॉलेज में, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर जब राजा मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का है, उसके राज में गायें कटने के लिए जा रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दोषी कौन है? ये बात भाजपा के लोग नहीं बोलते हैं, कांग्रेस पर करते हैं। कांग्रेस को केरल का व्यक्ति दिख गया भाजपा वाले को, लेकिन उनको अपने गुलाबन में जाके देखने की जरूरत है भाजपा वाले लोगों को कि गौ माता की जो हत्या हो रही है उसमें सबसे ज्यादा अगर दोषी है तो भाजपा के लोग है, क्योंकि उनकी सरकार मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केंद्र में उनकी सरकार है, उनके पास पावर है, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वीकृति है, मैं मानता हूं। मेरा इस पे भी सवाल निकल कर आ रहा है कि सरकार भाजपा की है, सत्ता विपक्ष में है, सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष का जवाबदारी है कि वो काम करवाए। अगर गौ माता कहीं कट रही है तो इसमें कांग्रेस आंदोलित क्यों नहीं है? और आप तो अच्छे आंदोलित नेता, मैंने पूर्व में सुना आप जेल भी जा चुके आंदोलन के लिए, 2-4 प्रोजेक्ट भी निरस्त करवाया, आपने भी बताया। तो आप क्या करना चाहेंगे अगर गौ रक्षा के लिए कुछ हो तो आपके पास कुछ? मेरा कहना है कि सरकार गौ माता को राष्ट्रीय पशु का नाम दे दे, और दूसरा स्वयं सरकारी अपने जो नीचे नुमाइंदे हैं जो गौ रक्षा के बात पर जो कर रहे हैं, सख्त कानून बना दे कि गौ माता की हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तो सब ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। क्योंकि बिना सरकार की सहमति से अवैध कारोबार नहीं चल सकता है। कुचलखाने बंद किए जाए, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो भी उसमें सम्मिलित हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि वो सार्वजनिक रूप से आम जनता तक, नीचे तक खबर जानी चाहिए कि गौ माता की अगर हत्या होगी तो आपको फांसी तक पहुंचाने का काम सरकार कर सकती है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जबकि कांग्रेस चुनाव के 6 महीने पहले ही एक्टिव होती है, इसे क्या कहेंगे, लापरवाही या सिर्फ औपचारिकता? नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ती है, और उम्मीदवार भी उनका संगठन के हिसाब से तय होता है। कांग्रेस में संगठन को परे रखकर उम्मीदवार तय किए जाते हैं, जिसके कारण उम्मीदवार स्वयं अपने समर्थकों के साथ चुनाव लड़ता है। उसका कारण संगठन कहीं कहीं थोड़ा सा निष्क्रियता के रूप में रहता है, और उसी का कारण रहता है कि परिणाम हमारे लिए गलत होते हैं और भाजपा जीतती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो भी सिस्टम किया है कि जो जिला अध्यक्ष को पूरा पावर दे दिया, सीधा दिल्ली से कनेक्टेड रहेगा, और अभी हमारे दिल्ली के ऑब्जर्वर आए हैं, आम कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं, एक एक गांव के कार्यकर्ता बुलाकर 1-to-1 बात कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता की बात होगी वही दिल्ली तक जाएगी। राहुल गांधी की आंख और कान बनकर पर्यवेक्षक आए तय होगा। और अब जिला अध्यक्ष के माध्यम से, ब्लॉक अध्यक्ष और संगठन के माध्यम से अब पार्टी उम्मीदवार भी तय करेगी। जो भी निर्णय होगा वो संगठन के माध्यम से निर्णय होगा। यह कड़ा रुख पार्टी ने लिया है, और निश्चित रूप से इससे सफलता होगी, और मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार भी आएगी। रतलाम कांग्रेस के जमीनी नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
ये आपका सवाल जो है वो शब्द आपका गलत है। जमीनी कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है और ईमानदार होता है वो पार्टी को क्यों छोड़े? भाई पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा, भाजपा एक संगठन है। अब विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसमें लाभ और नुकसान का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो धंधेबाज लोग हैं, जिनके आड़े तिरछे काम है, अवैध कारोबार है, ऐसे लोग धंधे बचाने के लिए भाजपा के दामन में छुप रहे जा जाके और कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें भी, कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी खुद भी चाहती है कि जो दागी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपना स्वार्थ देखते हैं, जनहित के लोगों, जनहित के काम आने वाले लोग नहीं, वो जल्दी जल्दी पार्टी छोड़ के जाए ताकि पार्टी में शुद्धता आएगी। वैसे भी भाजपा तो भाजपा रही नहीं, वो कांग्रेसमय हो गई है। तो इसलिए हमारे इधर का जो भी रॉ मटेरियल समझो उसको, या जो भी वो है, वो जाए तो अच्छी बात है। अगर वो दागी है और 2 नंबर के काम है तो कांग्रेस में उनको ले ही क्यों रखा है? या कांग्रेस में वो कांग्रेस में आ गए थे, वो उसके बाद उन्होंने गलत काम किए। जब कांग्रेस पार्टी संज्ञान में आया, कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर करना चालू कर दिया। भाई पार्टी एक विचारधारा है, इसमें कांग्रेस एक विचारधारा है, पूरे एक देश की विचारधारा है। अब विचारधारा जोड़ गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके गलत काम है और आप अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का उपयोग ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी सी। अब जो हमारे संज्ञान में हमने दिखाया और भाजपा के लोग उसको अवेयर रहे। और मैंने सुना था एक डेलनपुर का मामला था जो मध्य प्रदेश में बहुत उछला था, जिसमें आप आंदोलन करा था और आप जेल भी गए थे। इस पर आप कुछ? उस टाइम प्याज की बहुत आवक हुई थी और फसलों के दाम को लेकर, प्याज के भाव को लेकर, दूध के भाव को लेकर एक किसान संगठन ने एक मुहिम छेड़ी थी और सरकार को जगाने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहा था, निवेदन किया था कि भाई कितने महंगे बीज दवाई लगाकर आदमी फसल बोता है और प्याज अगर प्याज फेंकना पड़ रहा है, दूध बोलना पड़ रहा है, फसलें तो लहसुन वगैरह फेंकनी पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने हमने पक्ष रखना चाहा था और किसान संगठित हुआ था। वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, उसमें सब किसान लोग थे, उसमें भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल या कोई भी बिना राजनीतिक लोग भी उसमें सम्मिलित थे और वो आंदोलन चरणबद्ध चल रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उस समय दौरा था सेलाना में, तो बेलनपुर के यहाँ पे जब आंदोलन के लोग खड़े थे, अपनी बात सभी गांव-गांव में लोग खड़े थे, वहां पर पुलिस द्वारा उनको हटाने के लिए उनको बोला गया होगा। तो उन्होंने कहा हमारी समस्या, शिवराज सिंह जी आएंगे, मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश के राजा है, हम उनके सामने बात रखेंगे। लेकिन सरकार में बैठे लोग, जनप्रतिनिधि से लगाकर प्रशासनिक अधिकारी चाहते भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री से किसान लोग मिले और उनकी कोई बात हो। इसलिए उन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके महिलाओं और किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे लोगों में आक्रोश हुआ और आक्रोश होने के बाद वहां परिस्थिति बिगड़ चुकी थी। हम सब जगह अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे। फिर हम भी वहां मौके पर पहुंचे, तब तक ये स्थिति बन चुकी थी कि लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा, महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पीटा। फिर लोगों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी करी और उससे आंदोलन छिड़ गया और वो आंदोलन एक बड़ा रूप हो गया। उसमें पुलिस की गाड़ियां भी गोली करी, बहुत कई अन्य लोगों ने, उसमें भाजपा के लोगों ने अपने लोगों को भेजकर वहां पे आग लगवा दी। तो बहुत षड्यंत्र हुआ उसमें, और षड्यंत्र में जो डीपी धाकर, राजेश बरावा, प्रदीप पुरोहित, ऐसे कई लोग थे जो कम से कम 56-57 लोग थे। उसमें से हम लोग जेल भी गए और वो आंदोलन छिड़ा। उसके बाद उस आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था, तो मंदसौर में उसका बड़ा रूप हो गया और वहां पे किसान के 4-5 जो हमारे युवा थे, बेटे थे, उनको गोली चला दी पुलिस ने और गोली चला के और वो शहीद हो गए 24 किसान। हाँ, तो उस पर 6-7 लोगों पे की तो हत्या हो गई उसमें। तो सरकार ने किसानों पे गोली चलाई क्योंकि उनकी आवाज दबाने का काम किया था। और सरकार बंद करते हैं और पुलिस से, प्रशासन से जब आप टकराते हैं तो परिवार वाले को एक भय का माहौल नहीं रहता है कि घर का बड़ा बेटा? बिल्कुल होता है, किस परिवार में नहीं होगा। कोई भी अपना अगर बेटा है, अपना घर का सदस्य है और इस तरह से अगर कहीं उलझ जाए तो परिवार दुखी होता है। हम जेल गए थे उस किसान आंदोलन में, मेरा पूरा परिवार परेशान हुआ, पुलिस ने बहुत परेशान भी किया। हमारे जो परिवार के लोग काम धंधे करते हैं उनके काम धंधे भी प्रभावित हुए। पर अब यह है कि अगर इस देश को आजादी दिलाने में भी ऐसे ही किसी के गरीब के किसान के घर में जो बेटे पैदा हुए थे, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे और भी कई नाम बता रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, इन लोगों ने जब आंदोलन किया और अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी और आज हम जो आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे होते हैं। और जब तानाशाही चलती है तो तानाशाही के खिलाफ किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर सब और सुरक्षा देता है तो हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, जितनी बार तानाशाही होगी उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आपने तानाशाही की बात करी, तानाशाही से मुझे याद आया कि कल के दिन 50 वर्ष पूर्व हुए हैं इमरजेंसी को, जब 19 महीने की आपातकाल लगा था और एक काला दिवस माना जाता है, काला दिन माना जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये वैसे तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था
अभी मेरी 49 साल की उम्र है, पर उसके बारे में ज्यादा नहीं, पर जो इतिहास पढ़ा है उसके हिसाब से बोल सकता हूँ मैं। जन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो जनसंकट समिति के आंदोलन चल रहा था, उसमें भी आप जेल जा चुके हो। क्या है वो प्रोजेक्ट पूरा, उसमें आप आपकी जीत मानते हो? मेरी जीत नहीं है, वो जीत है उन लोगों की जो जिनका रोजगार खत्म हो रहा था, जिन लोगों का अहित हो रहा था, अधिकार छीना जा रहा था, किसानों के साथ जो गलत हो रहा था, उसको लेकर हमने जो जनसंघर्ष समिति, एक सभी लोगों की समिति थी, उसमें सब किसान भी थे, व्यापारी भी थे, सबने मिलकर लगातार 2 महीने तक एक धरना प्रदर्शन देकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया। उसमें कई कांग्रेस के नेता भी उनमें सहयोग किया, उसमें राजन पांडे विधायक जी जावरा, उन्होंने भी उसमें सहयोग किया। लेकिन प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अड़े हुए थे कि जोयो होटल से लगाकर उज्जैन तक उसको जमीन से 16 फीट ऊपर ग्रीन बेल्ट के नाम से उसको रोड को दिया जाएगा। अब वो जब ग्रीन बेल्ट का मतलब ये होता है जहाँ जो बंजर जमीन होती है वहां से निकाला जाए, लेकिन अब किसानों की जमीन थी, अब किसानों की जमीन में बीच में से आप रोड निकाल दो और वो भी आप 16 फीट ऊपर, उसमें ना आपका किसान का ट्रैक्टर जा सकता है, ना किसान की मोटरसाइकिल जा सकती है, तो किसान के किसी काम का नहीं हुआ। रही बात है कि जावरा से उज्जैन तक जाते हैं, कई लोग छोटे छोटे दुकानदार लेके बैठे हैं, कोई गैरेज वाला है, कोई चाय वाला, कोई कच्चे वाला, बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसायिक लोग थे, उन सबका रोजगार खत्म कर देता। क्योंकि वो आप जब जमीन से आप अगर 16 फीट हाइट पर अगर रोड बनाओगे तो दुकानदार तो खत्म हो जाएंगे। तो हमारी ये बात थी कि आप जो है शहर को खराब मत करो, जावरा शहर जो फैला है अभी, और उसको आप अगर ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो ये गलत होगा। तो हमने मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हम उस यात्रा को लेके जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए उज्जैन, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया और हम लोगों को जेल पहुंचा, एक दिन जेल पहुंचा, एक दिन छोड़ दिया। फिर हमने आंदोलन जारी किया तो हम सब लोगों को 2-2, 3-3 दिन के लिए जेल भेज दिया। कुछ लोगों को खाचरोद जेल में रखा, कुछ को रतलाम रखा, तो हम सब लोग वहां पे जेल में रहे। लेकिन हमारी लड़ाई सतत जारी थी, और ग्रीन बेल्ट अगर स्टेट हाईवे बनता है तो उसमें हमारा सहयोग भी रहा, लेकिन बस लोगों का ध्यान रखकर काम किया जाए, ये हमारी मांग थी। और उसमें फिर प्रशासन ने सुना है तो हम अभी चुप बैठे हैं, अगर गलत करेंगे तो फिर से आंदोलन करेंगे। अगला सवाल मेरा शिक्षा को लेकर है। अभी सत्र शुरू हुआ है, अभिभावकों को स्कूल से या स्कूल की बताई हुई दुकान से ही सामग्री खरीदनी पड़ती है। इसको लेकर कांग्रेस के क्या विचार है, या इसमें भविष्य में कोई आंदोलन हो सकता है? नहीं, समय समय पर हमने इसका आंदोलन भी किया, हमने प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पे, कोई आलोट में हो या सेलाना में हो या रतलाम शहर में हो, जावरा में, अलग अलग जगह हम लोगों का पार्टी के लोगों ने दिया है। क्योंकि निश्चित रूप से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के रूप में जब कांग्रेस पार्टी सरकार थी तो हर गांव में स्कूल की बिल्डिंगें बनाई, हर गांव में कंप्यूटर की व्यवस्था करी, हर गांव में अच्छे टीचर की व्यवस्था करी। लेकिन आज की ये स्थिति, सरकारी स्कूल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मैं कई गांव में जब दौरे पे गया तो वहां पर देखने में आता है कि पहली से लेकर 8वीं तक में, मात्र पहली से 8वीं तक में 10 से 12 बच्चे स्कूल में मिलते हैं। मैंने पूछता हूँ स्कूल में गाँव में बच्चे कितने हैं, तो 200-250 बच्चे होते हैं, और स्कूल में 10 से 15-20 बच्चे मिलते हैं। भाई कहाँ गए बच्चे? तो धीरे धीरे भाजपा के लोग, स्कूल जो है सबसे ज्यादा अगर प्राइवेट स्कूल है तो भाजपा के लोगों के हैं, ये सब सिस्टम भाजपा के लोग कर रहे हैं। और शिक्षा का व्यवसायिक बनाया है भाजपा की सरकार ने। व्यवसायीकरण करने के कारण धीरे धीरे छोटे छोटे गांव में अब बसें जाने लग गई प्राइवेट स्कूलों की, और प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं, और धीरे धीरे सरकारी स्कूल को खत्म किया जा रहा है। जिस तरह से दूरसंचार विभाग कर रहे हैं, और इसका हम विरोध करते हैं, और हम समय समय पर आंदोलन करें। और कई जगह आपने बताया सामग्री के लिए भी दबाव बनाया जाता है पालकों को कि आपको वहीं से खरीदनी पड़ती है, उसमें सब कमीशनबाजी का काम है। पर इसका विरोध करते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। मध्य प्रदेश में मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, सहकारिता समितियों के भी चुनाव नहीं हो रहे, क्या कारण लगता है? इसमें कांग्रेस का क्या रूप है? निश्चित रूप से मंडी के चुनाव हुए और वर्षों हो गए, कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हुए, वर्षों हो गए, स्कूलों में चुनाव हुए, वर्षों हो गए। क्या कारण है? इसका कारण मात्र एक ही है कि भाजपा कभी नहीं चाहती है कि गांव का व्यक्ति लोकतंत्र की व्यवस्था में आए। अगर कोई गांव का व्यक्ति सुसाइटी का चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा, जीत के धीरे धीरे वो उसकी व्यवस्था के अनुरूप जो अच्छा कार्य करेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मंडी में अगर कोई गांव का किसान चुनाव लड़ेगा, मंडी पे बैठेगा, तो प्रशासन पर कमान रहेगी, मंडी की व्यवस्था अच्छी होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम होगा, सोसाइटी में भ्रष्टाचार पर लगाम होगा। तो भाजपा चाहती नहीं है, क्योंकि भाजपा को पूरा सिस्टम भाजपा का
लोकतंत्र की व्यवस्था से नहीं चल रहा, प्रशासन की व्यवस्था चल रहा है। उनके नुमाइंदे प्रशासन के अधिकारियों को अधिकार दे दिया, मंडी पे उसको एसडीएम को बिठा दिया, कोऑपरेटिव में उनके संस्था के जो मैनेजर उनको बिठा दिया, और उनसे जो वसूली होती है वो वसूली सीधी ऊपर तक जाती है। तो धीरे धीरे लोकतंत्र की व्यवस्था खत्म की जा रही है। भाजपा के लोगों का भी अभी चलो मान लो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नहीं भाजपा की है, तो भाजपा के लोगों को बिठा देना चाहिए, पर लोकतंत्र में मंडी में सोसाइटी में भाजपा के कार्यकर्ता को बिठा दे, कम से कम भ्रष्टाचार पर कंट्रोल तो होगा। लेकिन प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार की वसूली करने के लिए सारे चुनाव खत्म कर दिए और धीरे धीरे जनपद जिला पंचायत भी खत्म करने की स्थिति में सारे अधिकार हमारे छीन लिए। मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, कोई अधिकार नहीं हमको। मैं 53 गांव से 29 पंचायत से चुनाव जीता हूं, लेकिन मेरे पास कोई अधिकार नहीं, क्योंकि सारे अधिकार भाजपा ने एकीकरण करके ऊपर कर दिया और यहाँ की वसूली ऊपर तक जा रही है। बीजेपी राज में किसान की क्या स्थिति है, और अगर कांग्रेस की सरकार आए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? बीजेपी के राज में किसान की स्थिति है कि वो कर्ज में डूब गया। अभी किसी भी गांव में चल जाना आप, 80% गांव कर्ज में डूब गया। कर्ज में खेती पे किसान क्रेडिट कार्ड बना लिया, ट्रैक्टर पे लोन ले लिया, गाय भैंस पे लोन ले लिया, मकान पे लोन ले लिया, जहां से जहां मिला। जितनी प्राइवेट कंपनियां, इतनी बीजेपी की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को इतना नीचे तक भेज दिया कि प्राइवेट कंपनियों से लोन ले लेकर लोग डूब गए। महिला ने समूह पे लोन ले लिया, बच्चों ने मोबाइल पे लोन ले लिया, लोगों ने मोटरसाइकिल पे लोन ले लिया। लोन में पूरी गांव की स्थिति डूबती जा रही है और फसलों के भाव नहीं है। सोयाबीन के भाव देख लो आप, कुछ नहीं है। लहसुन के भाव नहीं है, प्याज के भाव नहीं है, जो भी उपज है किसानों की उसके भाव ही नहीं आते हैं। और जितना खर्चा लगता है उससे ज्यादा लागत लग जाती, जो हमारा जितना खर्चा हो जाता है, हमारी जो लागत लगती है उससे भी कम फसल का भाव आते हैं। तो धीरे धीरे किसान कर्ज में डूब रहा है। तो भाजपा के राज में किसान कर्ज में डूब रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार में फसलों के 3 गुना भाव थे। सोयाबीन 5,000 से ऊपर हो गया था, कपास 8-9 हजार के आसपास हो गया था, लहसुन के पेटी 40-50 हजार तक चली गई थी, प्याज के भाव थे। अब वो भाव थे तो किसान की ग्रोथ बढ़ रही थी, किसान सक्षम बन रहा था। लेकिन किसान विरोधी भाजपा की नीति है। किसान न्याय यात्रा के माध्यम से हमने गाँव गाँव में जाकर लोगों को जगाया भी और उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त की कार्रवाई रतलाम में लगातार चल रही है, इस पर कांग्रेस का मौन समर्थन दिखता है। कांग्रेस का मौन समर्थन नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ही तो पकड़ा रही है, भाजपा के लोग पकड़ा रहे थे उनको। लोकायुक्त में भी जितने भी पटवारी, जितने भी सचिव जो भ्रष्ट हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में लोग पैसे ले रहे हैं, गरीबी रेखा कूपन में पैसे ले रहे हैं, बंटवारे में पैसे ले रहे हैं। अगर किसी के पिताजी की डेथ हो जाती है, उनके अगर 2 बेटे हैं तो उनका बंटवारा बरोबर है, ये नियम है। सरकार कहती है 30 दिन में आपको पावती बना देनी, लेकिन कुछ नहीं। एक तरफ अपने मोहन यादव जी की सरकार कहती है आपकी रजिस्ट्री होते ही आपको पटवारी के घर नहीं जाना, लेकिन फिर भी नामांतरण कराने के लिए जा रहे हैं और 10,000, 20,000, 25,000, कई जगह लाखों रुपए नामांतरण के नाम से वसूले जा रहे हैं, बंटवारे के नाम से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, पंचायतों में सचिव अवैध वसूली कर रहे हैं। तो ये इन सबको लेकर एक लोकायुक्त टीम कर रही है। जो रतलाम जिले में नशे का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है, यह गली मोहल्ले तक फैल गया है, तो लेकर आपके क्या विचार है? विचार आपको भी दिख रहे होंगे, आप भी पत्रकार हो, देखो गाँव घूम रहा है, कौन कर रहा है ड्रग्स का काम? एमडी सबसे ज्यादा एमडी ड्रग्स जो पकड़ा रही मध्य प्रदेश में, तो जगदीश जी देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री थे, उनके समर्थक कितने पकड़ा है। अभी वर्तमान में रतलाम में भी चेतन जी कश्यप के साथ किसका फोटो है। अभी आप देखोगे कई जगह जो पकड़ा रहे हैं, उज्जैन में पकड़ा है तो वो किसके साथ, किसका संरक्षण है? ये जितने भी अवैध कारोबार कर रहे हैं इनका संरक्षण ही भाजपा के नेताओं का है, इसी कारण वो कर रहे हैं। और प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। अगर प्रशासन पुलिस अगर कई कड़ी कार्रवाई करते हैं तो पुलिस पे कार्रवाई हो जाती है, उनका ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये जो नशे का कारोबार फैल रहा है, ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए जहर होगा। मैं भाजपा के नेताओं से भी अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कि ये गलती आप मत करो, इस पर तत्काल प्रभाव से सख्त कानून और कड़ी कार्रवाई करवाओ, ताकि ये नशे का जो जहर है अगर गांव में गली मोहल्ले तक पहुंच गया तो आज हमारा और आपका परिवार भी इससे वंचित नहीं होगा और हमारी युवा पीढ़ी इस गर्त में चल जाएगी। और जो हम चाहते हैं युवा पीढ़ी से देश के भविष्य के लिए, वो भविष्य भूल जाना, फिर नशे के कारोबार से उनको निकालने में हमको पसीना आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें किसी का भी राजनीतिक लोगों का संरक्षण नहीं होना चाहिए। और मेरा सवाल इससे निकल के आ रहा है कि भाजपा की सरकार है, कार्रवाई हो रही है, विधायक के करीबी या वित्त मंत्री के करीबी पकड़े जा रहे हैं, पकड़ तो भाजपा की पुलिस ही रही है देखा जाए तो। कांग्रेस इस पर आंदोलन क्यों नहीं करती, या कभी किया है या
भविष्य में कोई रणनीति है? क्यों नहीं, समय समय में हमने तो खुला बोला है कि यहाँ सट्टा चल रहा है, यहाँ दारू बिक रही है अवैध, हमारे लोग करते हैं, जहां जहां लगता है वहां हम ज्ञापन देते हैं। अब इसमें आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस और भाजपा के लोग कांग्रेस वालों को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ झूठे केस बनवा देते हैं कि ये इनको फंसाओ। तो हमारे कई कार्यकर्ता झूठे केस में फंसा है, इसीलिए कि हम बोलते हैं जेल जाने की एक आंदोलन जनता के लिए नहीं कर रहे हैं ना। अभी हमने तो बोल दिया अगर अभी वैसे एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार उनकी मुहिम जो चल रही है ड्रग्स पे, अवैध हथियारों पे, अवैध कारोबारियों पर चल रही है, निश्चित रूप से अच्छा कर रहे हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकारी उन तारीफ भी करते हैं। अभी हमने देखा वर्तमान में कि पुलिस कप्तान के नेतृत्व में काफी मात्रा में लोग पकड़ा रहे, तो निश्चित रूप से पुलिस अगर अच्छा काम करेगी, प्रशासनिक अधिकारी को अच्छा काम कर रहा, कलेक्टर साहब अच्छा काम कर रहे, तो उनकी तारीफ करने में भी कांग्रेस का भी पीछे नहीं थी। सही काम करोगे तो हम आपका सम्मान करेंगे, गलत करोगे तो खुल के विरोध करेंगे। ये हमारी विपक्ष की भूमिका पूरी निभाएंगे। आपसे आखिरी सवाल यह है कि डिग्रीधारी युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, कांग्रेस होती तो क्या करता? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं भी बड़ा दुखी हूं, क्योंकि वास्तव में अभी इतनी महंगाई में, जिस शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को जमीन बेच के, रकम भाव बेच के पढ़ा रहे हैं, डिग्री दिला रहे हैं ताकि बच्चा रोजगार मिल जाए, उसको उसकी नौकरी लग जाए ताकि उसका परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन कई डिग्रीधारी लोग, पहले कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में हमारा गांव का युवा विदेशों में नौकरियों पे जा रहा था, लेकिन आज विदेशों से पलायन हो रहा है युवा, और विदेशी उनको वापस हिंदुस्तान भेज रहे हैं। और हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां थी, धीरे धीरे उद्योग खत्म हो रहे हैं। केवल अडानी अंबानी के उद्योग इस देश में चल रहे, बाकी सारे उद्योग पर प्रतिबंध लगने जैसी स्थिति बनती जा रही है। इसलिए हमारे रोजगार जो है छीने जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हो गया। जय श्री राम दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान थे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश जी भरावा। मिलते हैं अगले वीडियो में।